हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूके एसएससी यूके पीएससी सिलेबस अकॉर्डिंग कंप्यूटर की इस मैराथन क्लास में। आज की इस मैराथन क्लास में हम कंप्यूटर की यूनिट नंबर 4 को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। यूनिट 4 आपकी रहती है इंटरनेट के साथ काम करना, और यह यूनिट आपकी यूके एसएससी व यूके पीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना। आपको वहाँ से इस यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए यह यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपकमिंग से सभी यूके पीएससी व यूके एसएससी एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए, आपको इस यूनिट से किन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप इसकी एक बार समरी देख लीजिए। फिर इस यूनिट को हम बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करते हैं। इस यूनिट में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के मूल सिद्धांत, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट और इंटरनेट के कॉन्सेप्ट। इसके साथ आप इंटरनेट के साथ काम किस तरह से करते हैं, और आईपी एड्रेस क्या होता है। लास्ट यूके एसएससी के एग्ज़ाम पेपर उठाकर देखना, आपको आईपी एड्रेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं और इनके नाम। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू क्या होता है, यहाँ से यूके पीएससी सर्वाधिक क्वेश्चन पूछता है, जबकि आईपी एड्रेस से यूके ट्रिपल एससी अपने एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल क्या होता है, यूके ट्रिपल एससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है। डोमेन नाम यानी कि डोमेन नेम्स कौन से होते हैं, इंटरनेट का यूज़ आप किस तरह से करते हैं। सर्च इंजन की अवधारणाएं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सर्च इंजन है, कौन सा नहीं है। दोनों ही आयोग इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आईपी एड्रेस यूके एसएससी का फेवरेट है। इंटरनेट के एप्लीकेशन, दोनों ही आयोग में क्वेश्चन पूछा जाता है। चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस तरह से की जाती है। तो जो यह आपकी यूनिट 4 है, इसमें आपको 12 से 15 टॉपिक देखने को मिलते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस मैराथन क्लास में हम इस कंप्लीट यूनिट को टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। साथ में सभी टॉपिक में उन सभी क्वेश्चन को ऐड करेंगे जो लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 में फर्स्ट टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप समझिए कंप्यूटर नेटवर्क आखिरकार होता क्या है। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटर आपस में डेटा, फाइलें, प्रिंटर या इंटरनेट साझा करने के लिए किसी माध्यम से जुड़ते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। यानी जब कंप्यूटर आपस में अपना डेटा, फाइलें या फिर किसी भी निर्देश को साझा करने के लिए आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क से दो ही कंप्यूटर नहीं, आपके हजारों कंप्यूटर एक साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई कंपनी है और उसकी ब्रांचें अलग अलग हैं। एक इस शहर में है, एक दूसरे शहर में है, और एक उसके तीसरे शहर में है। तो इस कंपनी के जो कंप्यूटर हैं आपस में नेटवर्क से जुड़े होते हैं। और नेटवर्क से जुड़ने के लिए भी कंप्यूटर में आपके कई साधन होते हैं, जैसे लैन, मैन, वैन। इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। ये जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, तार या फिर वायरलेस सिस्टम के माध्यम से जुड़ा होता है। जैसे आप कहते हैं वाईफाई, एक आपका वायरलेस माध्यम है। तार यानी कि एक ही कंपनी में जो नेटवर्क है वह आपका तार केबल के माध्यम से जुड़ा होता है। तो आप समझ गए होंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अब देखिए आगे, कंप्यूटर नेटवर्क को आपका 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे फर्स्ट आता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि LAN, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। किस तरह से, एक छोटे क्षेत्र जैसे एक स्कूल या ऑफिस में फैले कंप्यूटर का समूह आपका लैन कहलाता है। जैसे हमने आपसे बोला, मान लीजिए कोई ये स्कूल या फिर कोई कंपनी का ऑफिस है, तो यहाँ पर जो नेटवर्क काम करेगा ना, तो वह लैन नेटवर्क काम करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी एक
ही पर्टिकुलर क्षेत्र में एक छोटे क्षेत्र ऑफिस कार्यालय में आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। एग्जाम्पल के लिए एक कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर का एक ही सेंटर प्रिंटर से जुड़ा होना। मान लीजिए ये आपका एक स्कूल है, कॉलेज है, और यहाँ पर ये आपकी कंप्यूटर लैब है। तो इसमें जो कंप्यूटर रखे होंगे ना, 10-20 जितने भी कंप्यूटर रखे हो, तो उनका एक ही सेंट्रल प्रिंटर से जुड़ा होना। यहाँ से आप कोई भी कमांड दीजिए, प्रिंटर उसको निकाल कर दे देगा। तो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, पर्टिकुलर छोटे क्षेत्र ऑफिस कार्यालय का एक नेटवर्क होता है। फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद देखिए आता है मैन, MAN, मेट्रो पॉल्यूशन एरिया नेटवर्क, एक पूरे शहर के आकार में फैला नेटवर्क। ये मान लीजिए आपका शहर है देहरादून मान लीजिए, तो यहाँ पर जो नेटवर्क काम करेगा कंप्यूटर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क काम करेगा एक पूरे शहर के आकार में फैला नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए किसी शहर का केवल टीवी नेटवर्क या किसी यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपस का आपस में जुड़ा होना। मान लीजिए एक यहाँ पर ऑफिस है, एक यहाँ पर कोई भी कैंपस है किसी भी यूनिवर्सिटी का, इस ऑफिस का उसी शहर में दूसरा ऑफिस है और इसी यूनिवर्सिटी का उसी शहर में दूसरा कोई कैंपस है, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं एक ही शहर में। किसके माध्यम से? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन के माध्यम से। यह आपका केवल टीवी नेटवर्क या किसी यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपस का आपस में जुड़ा होना दिखाता है, यानी कि मैन के द्वारा ही आप इनको जोड़ते हैं। इसके बाद आता है देखिए वैन। ये सबसे ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वैन और लैन। वैन क्या होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो पूरे देश या दुनिया भर में फैला होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्यारा देश भारत है, यहाँ पर जो नेटवर्क काम करेगा आपका वैन, WAN नेटवर्क काम करेगा, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो पूरे देश या दुनिया भर में फैला होता है। एग्जाम्पल के लिए अब आप समझिए कैसे, जैसे ATM नेटवर्क या स्वयं इंटरनेट। इंटरनेट आप देश के किसी भी कोने में जाइए तो आपका काम करेगा। इसी तरह से जो ATM होते हैं वह भी आपके वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं, क्योंकि आप अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और उस पर इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ सर्च कर लेते हैं, तो उसके पीछे वैन ही कार्य करता है, जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिए जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को साझा करने में मदद करता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वह आपका संसाधनों, सूचनाओं, डाटा, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इसके प्रमुख 3 क्षेत्र स्तर लेवल होते हैं। आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर नेटवर्क के कितने लेवल होते हैं डेटा को साझा करने के लिए, यानी कि एक दूसरे तक संचार, कम्युनिकेशन करने के लिए। सबसे फर्स्ट लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर आता है वैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। लैन आपका छोटे क्षेत्र के लिए होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। मैन आपका एक शहर स्तर के लिए होता है, जैसे आपका देहरादून में कोई नेटवर्क काम करता है, फिर नैनीताल में कोई नेटवर्क काम करता है। वैन पूरी देश दुनिया में काम करता है, जैसे आपका इंटरनेट हुआ। इंटरनेट नेटवर्कों का एक जाल होता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि नेटवर्कों का जाल किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। अब देखिए TCP IP इंटरनेट के मूल प्रोटोकॉल होते हैं। इनको आप समझिए क्या होते हैं। सबसे पहले आप समझिए इंटरनेट क्या होता है। यह नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी नेटवर्कों का जाल होता है। जो इंटरनेट होता है यह आपका नेटवर्क का एक जाल होता है। दुनिया भर के अरबों उपकरण आपस में TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से जुड़े डेटा को साझा करते हैं। इंटरनेट यह नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी नेटवर्कों का जाल होता है। दुनिया भर के जितने भी आपके उपकरण हैं वह आपस में एक दूसरे से TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से जुड़कर एक दूसरे को अपना डेटा साझा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेट पर जो डेटा साझा किया जाता है वह किसके माध्यम से? TCP IP। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए,
दिल्ली में बैठा व्यक्ति अमेरिका में स्थित गूगल के सर्वर से तुरंत डेटा एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए ये आपकी एक गूगल पर वेबसाइट बना दी गई है किसी कंपनी की या किसी भी ऑफिस की। अब भारत में बैठकर इस पर वेबसाइट पर डेटा अपलोड किया जाता है, तो अमेरिका में बैठा व्यक्ति इसको तुरंत एक्सेस कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। डायरेक्ट वह गूगल पर जाएगा और वेबसाइट ओपन करके उस डेटा को प्राप्त कर लेगा। तो ये आपका इंटरनेट होता है। यानी इंटरनेट का जो मूल प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी आईपी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर डेटा साझा करता है। टीसीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस कंप्लीट टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए इस टॉपिक का महत्व क्या होता है। जो आपका इंटरनेट के साथ काम करना यूनिट दी गई है सिलेबस में, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट की नींव इसको माना जाता है। आधुनिक डिजिटल युग में यह हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है इंटरनेट। इसलिए ये जो यूनिट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। लैन, मैन, बैन, इसी के साथ इंटरनेट के साथ आप किस तरह से जुड़ सकते हैं और डेटा साझा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यूनिट 4 में आपका सेकंड टॉपिक दिया गया है, इंटरनेट के साथ काम करना, वर्किंग विद इंटरनेट। आप किस तरह से इंटरनेट के साथ काम करते हैं। सबसे पहले आप समझिए इसके जो आवश्यक घटक मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं जिनके साथ आप इंटरनेट के साथ जुड़कर काम करते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए 4 मुख्य घटकों की आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेट चलाने के लिए मुख्यतः 4 घटकों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला एक कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस से अलग आपके पास या फिर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। इसके बाद एनआईसी कार्ड। तीसरा है मोडेम यानी कि रूटर। 4 है आपका आईएसपी कनेक्शन। अब एक-एक करके आप समझिए ये क्या होते हैं। सबसे पहले यदि आप इंटरनेट के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको एक कंप्यूटर डिवाइस जैसे स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप या पीसी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटिंग डिवाइस यानी कि आपका कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप या फिर पीसी। इसके बाद इसमें आपका काम करता है एनआईसी कार्ड यानी कि नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि एनआईसी कार्ड क्या होता है। नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड ये आपका होता है डिवाइस के अंदर की चिप जो नेटवर्क से जुड़ती है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, पीसी है, इसके अंदर आपकी एक एनआईसी कार्ड यानी कि कंप्यूटर इंटरफ़ेस कार्ड लगा होता है जो डिवाइस के अंदर की चिप होती है और जो नेटवर्क से जुड़ती है। इसके बाद इंटरनेट चलाने के लिए तीसरे नंबर पर आपको मॉडेम और रूटर की आवश्यकता होती है। अब यह मॉडेम और रूटर क्या होता है, यह किस तरह से कार्य करता है। मॉडेम जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। ये मॉडेम और रूटर आपका एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है कि इंटरनेट चलाने के लिए जो मॉडेम और रूटर कार्य करता है यह डिजिटल सिग्नल को किस में बदलता है, एनालॉग सिग्नल में, और एनालॉग सिग्नल को किस में बदल देता है, डिजिटल सिग्नल में। दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है और वापस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। तो यह आपके इंटरनेट में मॉडेम और रूटर के कार्य होते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर एक होता है आपका आईएसपी कनेक्शन। जैसे आप किसी कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो कंपनी का अपना खुद का एक कनेक्शन होता है। आईएसपी कनेक्शन इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी का कनेक्शन। जैसे आप किसी कंपनी से कनेक्शन लेते हैं तो उसी तरह से जो कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड कराती है उसका अपना एक कनेक्शन होता है। तो यह आपकी इंटरनेट चलाने की 4 मुख्य प्रक्रियाएं, 4 मुख्य घटक कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर आप इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अब देखिए इन सभी 4 घटक की प्रक्रिया किस तरह से होती है, यह किस तरह से वर्किंग करता है। जब आप अपने फ़ोन में वाईफ़ाई या मोबाइल डाटा चालू करते हैं तो आपका डिवाइस राउटर यानी कि टावर के ज़रिए आईएसपी से जुड़ता है और आप इंटरनेट ब्राउज़ कर पाते हैं। जैसे ही आप अपने मोबाइल में डेटा यानी कि इंटरनेट ओपन करते हैं या वाईफ़ाई ओपन करते हैं
तो जो आपका डिवाइस होता है यह राउटर यानी कि आपके क्षेत्र के आसपास जो भी नेटवर्क टावर होता है उसके ज़रिए आईएसपी से जुड़ जाता है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी का कनेक्शन होता है, और आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर पाते हैं। तो यह प्रक्रिया आपकी इस तरह से काम करती है। अब देखिए कुछ मुख्य पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए 4 मुख्य घटक आवश्यक होते हैं। कौन से? कंप्यूटिंग डिवाइस, एनआईसी कार्ड जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला जाता है, और मोडेम, राउटर, इसी के साथ आईएसपी कनेक्शन। ये आपके इंटरनेट चलाने के लिए 4 मुख्य घटक कंपोनेंट्स होते हैं। वाईफाई मोबाइल डाटा के माध्यम से डिवाइस आईएसपी से जुड़ता है। जो आपका वाईफाई होता है, मोबाइल का डाटा होता है, इसी के माध्यम से जो आपका डिवाइस होता है वह आईएसपी से जुड़ता है, यानी कि आईएसपी कनेक्शन से जुड़ता है, जो आपके क्षेत्र के आसपास कंपनी के टावर, नेटवर्क टावर लगे होते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट देखिए, राउटर टावर के जरिए कनेक्टिविटी मिलती है। जैसे ये एक टावर है और ये आपका क्षेत्र है, तो इसी टावर के जरिए आपके क्षेत्र में कनेक्टिविटी मिलती है, जिसको राउटर कहा जाता है। जिसको आप बोलते हैं ना मोबाइल टावर, वह आपका एक राउटर होता है जो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। अब तीसरा टॉपिक यहाँ पर यूनिट 4 में दिया गया है, आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनी आपको या जो भी चीज़ आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, इसकी अवधारणा क्या है? देखिए अवधारणा आपके सिलेबस में दी गई है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक दूरसंचार कंपनी है जो आपको शुल्क लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ प्रदान करती है। जो यह आपकी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, यह आपसे पैसे लेती है और इसके बदले में आपको रिचार्ज प्लान देती है। अब देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां किस तरह से कार्य करती हैं। यह आपसे पैसे लेंगी और आपको एक रिचार्ज प्लान देंगी। यह उपयोगकर्ता को आईपी एड्रेस आवंटित करती हैं और इंटरनेट बैकबोन तक पहुंच प्रदान करती है। कंपनियां आपसे पैसे लेंगी, आपको एक रिचार्ज देंगी, यानी कि आईपी एड्रेस आपको आवंटित करती हैं, जिससे कि यूज़र की इंटरनेट तक पहुंच होती है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल किस तरह से होते हैं आईएसपी के। जैसे आपकी जियो एक कंपनी है, जैसे आप कहते हैं कि जियो का 5G या फिर 4G प्लान लें। जियो मोबाइल डाटा और जियो फाइबर आपकी ब्रॉडबैंड कंपनी सेवाएं हैं। यह आपसे पैसे लेती हैं, बदले में आपको रिचार्ज इंटरनेट सुविधाएं देती हैं। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और मोबाइल इंटरनेट। बीएसएनएल बीएसएनएल में आपका एफटीटीएच यानी कि फाइबर टू द होम और भारत नेट सेवाएं, ये सभी आपकी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। इसके एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से आपको कुछ मुख्य चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां होती हैं। आपसे एग्जाम में पूछे कि आईएसपी क्या है, तो ये आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो आपसे पैसे लेती हैं, आपको एक रिचार्ज प्लान देती हैं, यानी कि एक उपयोगकर्ता को यूनिक आईपी एड्रेस देती हैं। यह आईपी एड्रेस और बैंडविड्थ प्रदान करती हैं, जिससे आप इंटरनेट तक पहुंच पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सभी आपकी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। तो यूनिट 4 से आपका टॉपिक नंबर 3 भी क्लियर हो चुका है। इसके बाद अब हम कवर करते हैं यूनिट 4 का टॉपिक 4, जो रहेगा वेब ब्राउज़र। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहता है यूके एसएससी व यूके पीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप समझिए वेब ब्राउज़र के कॉन्सेप्ट, यानी कि इसकी अवधारणाएं क्या है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब सर्वर पर मौजूद HTML फाइलों को पढ़कर उन्हें चित्र, टेक्स्ट और वीडियो के रूप में यूज़र की स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। देखिए वेब ब्राउज़र में जितनी भी आप फाइलें देखते हैं और फोटो, टेक्स्ट देखते हैं, साथ में वीडियो देखते हैं, वह सभी आपकी HTML फाइलें होती हैं, जिनको वेब ब्राउज़र क्या करता है? आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है, जिससे आप उन्हें विजुअली देख पाते हैं। लेकिन जो आपके फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट होते हैं, ये सभी आपकी वेब ब्राउज़र में HTML की फाइलें होती हैं। वेब ब्राउज़र आपका कार्य किस तरह से करता है? वर्किंग प्रोसेस ऑफ वेब ब्राउज़र, यह यूज़र के अनुरोध
को सर्वर तक भेजता है और सर्वर से मिले जवाब को डिस्प्ले पर करता है। जैसे आप मान लीजिए गूगल पर गए और आपने वहाँ पर यूकेएसएससी की वेबसाइट को सर्च किया, तो यहाँ पर जितनी भी आपको फाइलें और कुछ भी चीज़ें, चलचित्र, साथ में कोई इमेज दिखाई देगी तो वह आपकी HTML फाइलें होती हैं। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम कैलेंडर, आप इस पर ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको फाइल देखने को मिल जाएगी और आप उसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर सकते हैं। तो यही होता है एक वेब ब्राउज़र का वर्किंग प्रोसेस और इसकी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि वेब ब्राउज़र में जितनी भी फाइलें, वीडियो और टेक्स्ट होते हैं वह आपके किस में होते हैं, HTML में। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप समझिए वेब ब्राउज़र के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, डायरेक्ट यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेब ब्राउज़र जैसे गूगल आपका एक वेब ब्राउज़र है, क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है, दोनों एक ही कंपनी है। मोजिला फायरफॉक्स, इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट एज और एप्पल सफारी, ये सभी आपके वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इनके अंदर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गूगल और क्रोम दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले ब्राउज़र। यूकेपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा है, गूगल और क्रोम। इसी के साथ मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका एक ओपन सोर्स और सुरक्षित केंद्रित ब्राउज़र होता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है, तो मोजिला फायरफॉक्स, और ये सेफ्टी के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट और केंद्रित होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडो ओएस के साथ डिफ़ॉल्ट रूप में आने वाला ब्राउज़र होता है। जो आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये वहाँ पर आपको परमानेंटली आपके कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी के साथ एप्पल सफारी, जो iOS और macOS उपकरणों के लिए होता है। जो आपके iOS उपकरण और macOS डिवाइस होते हैं उनके लिए आपका एप्पल सफारी काम करता है, जितने भी आपके एप्पल के डिवाइस होते हैं। इसके बाद अब हम कवर करते हैं यूनिट 4 के टॉपिक नंबर 5 को, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WWW कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे आप कहते हैं कि www.com, ये जो आपकी पूरी वेबसाइट होती है, सबसे पहले इसमें आपको www देखने को मिलता है, इसी को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अब आप समझिए इसकी जो अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट होती हैं और इसका जो इतिहास है वह क्या है, इसमें आप अंतर को किस तरह से समझते हैं। ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले यूकेएसएससी व यूकेपीएससी के एग्जाम में भी आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आप वर्ल्ड वाइड वेब के अवधारणाएं, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। WWW इंटरनेट पर उपलब्ध हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह है, जिन्हें HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट ही आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो WWW इंटरनेट पर उपलब्ध हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया दस्तावेज होते हैं, उनको किस प्रोटोकॉल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, HTTP और HTTPS। इसी के साथ जो आप इस पर डाटा अपलोड करते हैं वह आपका हाइपरटेक्स्ट में उपलब्ध होता है, जिसको मल्टीमीडिया दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह, एक समूह कहा जाता है। ये पॉइंट आपसे इस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब से पूछे जाते हैं। अब देखिए इसका इतिहास, इसका हिस्टोरिकल पीरियड क्या है वर्ल्ड वाइड वेब का। इसका आविष्कार 1989 में टिम वर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। जो ये प्रयोगशाला थी, CERN प्रयोगशाला थी, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी कि इसको खोजा गया था। कब? 1989 में। किसके द्वारा? टिम वर्नर्स ली के द्वारा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इनका नेम और ये जो ईयर्स है। अब आप कुछ इम्पोर्टेंट अंतर समझिए। इंटरनेट हार्डवेयर नेटवर्क का एक भौतिक जाल है, जबकि WWW उस नेटवर्क पर चलने वाली सूचना वेबसाइटों की सेवा है।
जैसे अभी हमने आपको इंटरनेट टॉपिक कवर कराया, तो जो आपका इंटरनेट है ना, ये हार्डवेयर नेटवर्क का एक भौतिक जाल होता है। यानी कि इंटरनेट को आप एक तरह से कह लीजिए हार्डवेयर। जैसे जियो कंपनी से आप लेते हैं डेटा इंटरनेट चलाने के लिए, जबकि इससे अलग जो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यह उस नेटवर्क पर चलने वाली सूचनाओं और वेबसाइटों की एक सेवा होती है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि सूचना और वेबसाइटों की सेवा किस पर उपलब्ध होती है, डब्ल्यू पर या फिर इंटरनेट पर। तो इसमें ऑप्शन आपको टिक करना है, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। ये अंतर आपको समझना है, क्योंकि ये दो कन्फ्यूजिंग पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कोई वेबसाइट है, जैसे www.wikipedia.com, या फिर आप समझ लीजिए www.ukssc या फिर ukpsc.com। यहाँ लाखों वेब पेज हाइपरलिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आपकी तो चलो मान लीजिए यूकेएसएससी यूकेपीएससी की एक पर्सनल वेबसाइट हो गई, लेकिन जो यह विकिपीडिया है, यहाँ पर लाखों जो पेज होते हैं वह हाइपरलिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कहाँ पर? www वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो यह टॉपिक भी आपका क्लियर होता है। इसके बाद अब हम कवर करते हैं टॉपिक नंबर 6 को, जो रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको यूआरएल कहते हैं, और डोमेन का नाम। देखिए जो आपका यूआरएल होता है और डोमेन का नाम होता है, यहाँ से भी लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, इनकी आपको पहचान होनी चाहिए कि इनमें से कौन सा पार्ट्स या फिर कौन सा इनका हिस्सा किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले यूआरएल की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी विशिष्ट वेब पेज, फाइल या इमेज का पूर्ण डिजिटल पता होता है। जैसे ये आप वेबसाइट देख लीजिए, आप यूकेएसएससी की जो वेबसाइट यूआरएल है उसको हमने यहाँ पर कॉपी किया है। जैसे ये यहाँ पर लिखा होता है HTTPS, फिर ये डबल एरो www.ukssc.uk.government.in। इसके बाद यहीं पर आपको UKSSC के नोटिस, एग्ज़ाम रिलेटेड आपको जो भी अपडेट होती हैं PDF के माध्यम से देखने को मिलती हैं। तो यही आपका एक यूआरएल होता है। जैसे आप कहते हैं कि किसी वेबसाइट का लिंक कॉपी करके हमको सेंड कीजिए, तो वह लिंक नहीं होता, यह आपका होता है क्या? यूआरएल। अब आप इसके हिस्से को समझिए कि किस नाम से जाना जाता है। दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आपकी वेबसाइट हैं, उसके स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ ज़रूर ही देखने को मिलेगी। अगर ये वेबसाइट पर नहीं लगी है तो आप समझ लीजिए कि वह वेबसाइट आपकी फ़ेक है, कोई आपके साथ स्कैम कर सकता है। अब देखिए ये HTTPS डबल डॉट क्या होते हैं? प्रोटोकॉल। जो वेबसाइट के स्टार्टिंग में ये आपका हिस्सा होता है, इसको प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, यानी कि सुरक्षित संचार के लिए। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर आपको जानना है कि वह फर्जी है या फिर रियल है, तो आप सबसे पहले उसके प्रोटोकॉल को देखिए कि उसमें प्रोटोकॉल इस तरह से दिख रहा है या फिर नहीं। इसके बाद होता है आपका वेबसाइट का नाम। प्रोटोकॉल के बाद वेबसाइट का नाम इस तरह से होता है पूरा, www.ukssc.uk.government.in। ये आपका पूरा डोमेन नेम होता है। ये जो है ना डोमेन नेम, किसको कहा जाता है? पूरी वेबसाइट के नेम को, जो इसका मुख्य हिस्सा होता है। यानी कि वेबसाइट का नाम आपका क्या कहलाता है? डोमेन नेम। इसके बाद यहाँ पर होता है नोटिस, यानी कि पथ, सर्वर पर फोल्डर या फिर रास्ता। जैसे ही आप UKSSC की वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन का, एक संवाद का, एक रिजल्ट का, एक आंसर की का देखने को मिलता है। तो इसी को हम पथ कहते हैं, यानी कि सर्वर का कोई भी अपना एक फ़ोल्डर। इसके बाद लास्ट में इस तरह से कोई लिखा होता है एग्ज़ाम PDF, फ़ाइल नेम, विशिष्ट दस्तावेज, जहाँ से आप फ़ाइल डाउनलोड करते हैं। अब देखिए इसका क्रम आपसे एग्ज़ाम में लगाने के लिए पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या आता है? प्रोटोकॉल, इसके बाद डोमेन नेम, फिर आता है पथ, फिर आता है फ़ाइल नेम। इस तरह से आपकी पूरी एक वेबसाइट बनी होती है, जिसको यूआरएल या फिर डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अब आप समझ गए होंगे जो वेबसाइट होती है, यह आपकी मुख्यतः 4 स्तरों में डिवाइड होती है। सबसे पहला प्रोटोकॉल, फिर डोमेन नेम, इसके बाद पथ, फिर आपका आता है फ़ाइल नेम। अब आप समझिए
डोमेन नेम आपके किस तरह से होते हैं, इनके एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डोमेन नेम, आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस ध्यान नहीं रख सकते अगर यूके एसएससी का अपना एक डोमेन नेम ना हो। अगर आपका इसको आईपी एड्रेस दे दिया जाए तो फिर आपको इसको गूगल पर सर्च करने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए एक मुख्य डोमेन नेम दिया जाता है। आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए वेबसाइटों को एक इंसानी भाषा में नाम दिया जाता है जिसे डोमेन नेम कहते हैं। अब देखिए इसके टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं जिनको TLDS के नाम से जाना जाता है। यह आपके टॉप डोमेन नेम होते हैं। सबसे पहले आता है .com, यानी कि कमर्शियल व्यवसायिक साइट जैसे google.com। जो आपकी बड़े स्तर की व्यावसायिक वेबसाइट होती हैं उनको हम .com के नाम से जानते हैं। .org ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्थाएं जैसे wikipedia.org। जहाँ पर .com लगा हो तो वह वेबसाइट आपकी व्यावसायिक वेबसाइट होती हैं जैसे कि google.com। इसके बाद जहाँ पर .org लगा हो तो वह आपकी गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं जैसे विकिपीडिया। इसके बाद जिस वेबसाइट के पीछे .gov.in यानी कि गवर्नमेंट लिखा हो वह आपकी गवर्नमेंट सरकारी पोर्टल होते हैं जैसे India.gov.in, यानी कि सरकारी वेबसाइट होती हैं जहां पर .gov.government लिखा होता है। तो इस तरह से आप डोमेन के नाम से पहचान सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट किसकी है। इसके बाद .education या फिर .ac.in ये क्या होती है? आपकी एजुकेशनल वेबसाइट, शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं जैसे IITD.ac.in। तो ये आपके विशेष डोमेन होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट कमर्शियल वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट आपकी सरकारी है, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी नॉन गवर्नमेंट है, कौन सी एजुकेशन से रिलेटेड है। इसलिए किसी भी वेबसाइट को अगर आपको जानना है तो आप सबसे पहले उसका URL और जो डोमेन नेम होता है वह चेक कीजिए कि यह आपकी ऑथेंटिक्स है या फिर फेक है। इसी के साथ हमारा यूनिट 4 का टॉपिक नंबर 6 भी कवर होता है। इसके बाद अब हम कवर करते हैं यूनिट 4 का टॉपिक नंबर 7, इंटरनेट के उपयोग, यूज़ ऑफ इंटरनेट। आज के समय में सभी को पता होता है कि इंटरनेट के यूज क्या है, क्योंकि जैसे ही बच्चा मैच्योर होता है 4-5 साल का, यहाँ तक कि 1 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया जाता है इंटरनेट ओपन करके, यूट्यूब ओपन करके, गूगल ओपन करके कि लो खेलते रहो। तो यही आपके होते हैं इंटरनेट के उपयोग। अब इंटरनेट का यूज़ आपको एक निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। इसके फ़ायदे भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। आप इससे बेनिफिट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और आप इससे अपना खुद का नुकसान भी कर सकते हैं जब आप इसका यूज़ ज़्यादा मात्रा में करने लगें या फिर आप इस पर कोई गैर कानूनी काम करने लगें। तो इंटरनेट का यूज़ आपको एक सीमित समय के लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। अब देखिए इंटरनेट का यूज एजुकेशन में किया जाता है, इसी के साथ ई-कॉमर्स काम में किया जाता है, डिजिटल बैंकिंग में किया जाता है, मनोरंजन में किया जाता है और ई गवर्नेंस में किया जाता है। ये टॉप 5 आपके इंटरनेट के यूज हैं जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा किए जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, ई-कॉमर्स के लिए, डिजिटल बैंकिंग के लिए, मनोरंजन के लिए, ई गवर्नेंस के लिए। सबसे ज़्यादा इसका यूज वर्तमान समय में मनोरंजन के लिए, फिर आपका ई-कॉमर्स डिजिटल बैंकिंग के लिए, फिर आपका एजुकेशन के लिए वर्तमान समय में किया जा रहा है। अब एजुकेशन में इसका यूज़ आप किस तरह से करते हैं? ई बुक डाउनलोड करके, यूट्यूब के ज़रिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के ज़रिए। ई कॉमर्स में इंटरनेट का यूज किस तरह से किया जाता है? घर बैठे सामान खरीदना बेचना, एग्जाम्पल के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी आपकी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। डिजिटल बैंकिंग जैसे UPI, फ़ोनपे पेमेंट, ये सभी आपकी डिजिटल बैंकिंग होती है। मनोरंजन जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और फिल्म देखने के लिए आप इंटरनेट का यूज करते हैं। ई गवर्नेंस जैसे ऑनलाइन जाति निवास प्रमाण पत्र, बिजली का बिल जमा करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट की योजना का लाभ लेने के लिए आप ई गवर्नेंस का यूज़ करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये आपके इंटरनेट के यूज़ उपयोग होते हैं।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी को पता है आज की डेट में कि इंटरनेट का यूज़ आप किस तरह से करते हैं। जो आपका इम्पोर्टेंट है अब टॉपिक नंबर 8 सर्च इंजन की अवधारणाएं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन। यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सर्च इंजन की अवधारणाएं कॉन्सेप्ट क्या हैं, सर्च इंजन का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे अधिक जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से सर्च इंजन के एग्जाम्पल से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप समझिए सर्च इंजन की अवधारणा कॉन्सेप्ट। सर्च इंजन एक विशेष वेब प्रोग्राम होता है। सर्च इंजन क्या है? आपका एक विशेष वेब प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मौजूद अरबों वेब पेजों को वेब क्रोबलर्स बूट्स और इंडेक्सिंग के जरिए ढूंढता है, यानी कि इनको सर्च करता है, खोजता है और यूजर द्वारा टाइप किए गए कीवर्ड्स के आधार पर सही परिणाम दिखाता है। जब आप जैसे आपका एक गूगल सर्च इंजन है, जब आप इस पर जाते हैं तो आप कोई भी सूचना या फिर डेटा उस पर कीवर्ड्स करते हैं, यानी कि टाइप करते हैं, तो ये बूट्स के ज़रिए आपका इन्फॉर्मेशन को खोजता है फास्ट तरीके से और आपको उसका एक परिणाम रिजल्ट देता है। तो यही एक सर्च इंजन की अवधारणाएं होती हैं, यानी कि यूजर्स से लिए गए डेटा इन्फॉर्मेशन के आधार पर यूजर्स को एक रिजल्ट देना। अब देखिए कार्य प्रणाली क्या होती है। क्रोबलिंग क्या होता है? डेटा खोजना। फिर ये करता है आपका इंडेक्सिंग, यानी कि डेटा स्टोर और कैटालॉग करना। फिर रैंकिंग, सबसे सटीक परिणाम ऊपर दिखाना। सर्च इंजन आपका किस तरह से काम करता है? सबसे पहले जो भी आप कीवर्ड्स इसको देते हैं ये डेटा खोजने में लग जाता है। फिर ये डेटा को स्टोर और कैटालॉग करता है। फिर इसका परिणाम ऊपर स्क्रीन पर दिखा देता है और जो यूज़र इससे जो भी क्वेश्चन आंसर पूछता है वह आपको प्रोवाइड करा देता है। तो ये सर्च इंजन का एक वर्किंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले डेटा खोजना, डेटा स्टोर करना, कैटालॉग करना और एक सटीक परिणाम रिजल्ट आपके सामने दिखाना। एग्जाम्पल के लिए जब आप गूगल पर टाइप करते हैं यूके एसएससी सिलेबस, तो यह सबसे पहले कुछ ही सेकंडों में सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट को खोजेगा। फिर उस पर डेटा देखेगा कि इस पर यूके एसएससी का सिलेबस कौन सा है। इसके बाद डेटा स्टोर करेगा, कैटालॉग करेगा और उसका परिणाम यानी कि यूके एसएससी का सिलेबस आपको दिखा देगा। सर्च इंजन आपके कौन से होते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, वाइंग, याहू और डक डक गो, जो प्राइवेसी केंद्रित होते हैं, ये आपके सर्च इंजन होते हैं। बाकी जो अन्य आपके सर्च इंजन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट सर्च इंजन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब हमारा टॉपिक नंबर आता है 9 आईपी एड्रेस। यूके एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक ये आपका हो गया है। आईपी एड्रेस से लास्ट एग्ज़ाम में कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एक एड्रेस होता है। इसकी अवधारणाएं कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण, चाहे वह आपका मोबाइल हो, पीसी हो, स्मार्ट टीवी हो, की अपनी एक अद्वितीय यूनिक पहचान संख्या होती है जिसे डेटा सही स्थान तक पहुंच सके। जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, आपका पीसी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी अपनी एक यूनिक अद्वितीय पहचान होती है, एक संख्या होती है जिसको आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि हर एक डिवाइस का एक यूनिक नंबर, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस के जरिए ही डेटा सही स्थान तक पहुंच पाता है। यदि आईपी एड्रेस ना हो तो आपने मान लीजिए किसी को कॉल की तो कॉल कहीं और लग गई, आपने डाटा भेजा हरिद्वार में तो पहुंच गया ये डाटा कहाँ पर? यूपी में। तो इस तरह से सभी डिवाइस को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। अब देखिए आईपी एड्रेस के प्रकार, यहाँ से आयोग ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। सबसे फर्स्ट इसका प्रकार आता है IPv4, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यही आपका वर्तमान समय में चल रहा है। अब जो ये आपका IPv4 होता है यह 32 बिट्स का होता है। ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने बिट्स से मिलकर बना होता है? 32 बिट्स से मिलकर बना होता है और 4 संख्याओं के समूह में लिखा होता है। कितने संख्याओं के समूह में? 4 संख्याओं के समूह में लिखा होता है जो डॉट्स से अलग होती हैं। यह भी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो
आईपी एड्रेस की संख्या होती हैं वह कितनी होती हैं? 4। और किससे अलग होती हैं? डॉट्स के द्वारा अलग होती हैं। प्रत्येक संख्या आपकी 0 से 255 के बीच होती है। ये संख्या भी आपकी एग्जाम में पूछी गई है यूके ट्रिपल एससी के, कि आईपी एड्रेस में प्रत्येक संख्या किसके बीच होती है? 0 से 255 के बीच होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए आईपी एड्रेस, जैसे ये आपका 192.168.1.0 या फिर ये पूरा एक आईपी एड्रेस होता है। अगर इसमें डॉट ना लगा हो तो फिर ये आपका आईपी एड्रेस किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक आईपी एड्रेस में आप देख सकते हैं कितनी संख्याएं हैं? 4। 1 2 3 4, और ये किसके माध्यम से अलग हो रही हैं? डॉट के माध्यम से। तो यही आपका होता है आईपी एड्रेस। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन होता है। यह 32 बिट्स से मिलकर बना होता है, 4 संख्याओं का समूह होता है। ये आप संख्या देख सकते हैं। ये संख्या डॉट के माध्यम से अलग होती हैं और प्रत्येक संख्या 0 से 255 के बीच आपकी होती है। अब इसके बाद आता है IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 पतों की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया। देखिए जो आपका IPv4 था, इसकी डिमांड इतनी बढ़ी क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल युग आया, तकनीकी युग आया, तो इंटरनेट पर आपका लोड बढ़ा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं आपके, इनकी संख्या लाखों अरबों में पहुंच गई। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए, IPv4 की कमी को दूर करने के लिए फिर एक न्यू आईपी एड्रेस सीरीज स्टार्ट की गई, जिसको IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के नाम से जाना गया। यानी IPv4 पतों की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया IPv6। यह 180 बिट्स का होता है। जो IPv4 था यह आपका 32 बिट्स का होता है, और ये जो आपका IPv6 है यह आपका 128 बिट्स का होता है। नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कोलन से अलग होता है। जो IPv6 था ये आपका डॉट से अलग होता है, और जो IPv6 है यह आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में अलग होता है। ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए IPv4 किससे अलग होता है? डॉट से। IPv6 किससे अलग होता है? हेक्साडेसिमल यानी कि कोलन से अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक IPv6 प्रोटोकॉल किस तरह से होता है? इस तरह से। ये आपका पूरा एक क्या है? IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, जो कोलन के माध्यम से अलग आपका हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये अभी तक यहीं से पूछा गया है क्योंकि इसका यूज सर्वाधिक किया जाता है अभी भी IPv4 एड्रेस का, क्योंकि जितने भी आपकी पुरानी वेबसाइटें हैं, ओल्ड हैं, वह आपकी IPv4 से मिलकर बनी होती हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की संख्या काफ़ी अधिक हो गई, आईपी एड्रेस आपके जो 32 बिट से मिलकर बने थे कम पड़ने लगे, तो इसकी जगह पर IPv6 लाया गया। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम कवर करते हैं टॉपिक नंबर 10 को, जो रहेगा इंटरनेट के एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। यानी इंटरनेट का यूज आप किन एप्लीकेशन से करते हैं। सबसे फर्स्ट ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको कहा जाता है। इसके बाद FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद टेलनेट और SSH। इसके बाद WWW सीरीज़ यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब सीरीज़। इन्हीं के माध्यम से आप इंटरनेट एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ईमेल जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, इसका यूज डिजिटल पत्र भेजने के लिए किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए जीमेल। इसके बाद फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेटवर्क पर बड़ी फाइल सर्वर पर अपलोड करने या डाउनलोड करने के लिए आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जैसे फाइल जिला। इसके बाद आता है टेलनेट SSH, किसी दूरस्थ रिमोट कंप्यूटर को अपने स्थान से नियंत्रित करने के लिए। आप मान लीजिए किसी कंपनी का ऑफिस है आपका उत्तराखंड में, लेकिन इसकी ब्रांच दूसरे स्टेट में भी हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो आप टेलनेट SSH के जरिए उत्तराखंड में बैठकर रिमोट के माध्यम से यहाँ के ऑफिस के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड आपदा प्रबंधन का मेन ऑफिस देहरादून में है, वहीं से आपके सभी ज़िलों में जितने भी ऑफिस हैं ऑपरेट हो जाते हैं। फिर आपकी आती है WW सीरीज़ यानी कि सर्विस, वेब पोर्टल, ब्लॉग और फोरम
आदि के माध्यम से आपको डेटा एक्सेस कराती है और इंटरनेट एप्लीकेशन पर आपकी पहुंच प्रदान करती है। तो ये आपके इंटरनेट के एप्लीकेशन होते हैं जिनके माध्यम से आप काम करते हैं। चैटिंग तो आपको पता ही होगा, कॉमन सा टॉपिक है। आप सभी रोज़ किसी ना किसी से चैटिंग करते हैं और कुछ स्टूडेंट चैटिंग में ही लगे रहते हैं। तो यही होती है आपकी चैटिंग, यानी कि संदेश भेजना प्राप्त करना। आजकल तो आपका चैटिंग में सभी चीज़ें ऐड कर दी गई, वीडियो, म्यूजिक, रिकॉर्डिंग। आप चैटिंग के माध्यम से कुछ भी, बड़ी से बड़ी फाइल, वीडियो, सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको पता ही होगा कि चैटिंग क्या है। संवाद स्थापित करना, संदेश को तुरंत पहुंचाना, तुरंत प्राप्त करना, यानी कम्युनिकेशन करना ही आपका चैटिंग कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चैटिंग आप किसके ज़रिए करते हैं? सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आजकल स्नैपचैट चल रहा है, सभी के मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया चैट जो होती हैं, डायरेक्ट मैसेज जिनको डीएम के नाम से जाना जाता है, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक में आपको देखने को मिलती हैं। और आप स्टडी ग्रुप में चैटिंग करते हैं। सभी तरह की जितने भी आप मैसेज करते हैं वो आपका चैटिंग में आते हैं। तो ये टॉपिक आपको पता ही होगा, सभी इसमें एक्सपर्ट हैं, सभी को चैटिंग के बारे में पता होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है आप सभी को पता होगा। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप एक साथ मीटिंग ले सकते हैं, एक साथ विजुअली हर एक किसी को देख सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। इंटरनेट के माध्यम से दो या दो से अधिक दूरस्थ स्थानों पर मौजूद लोगों के बीच वास्तविक समय में ऑडियो, आवाज़ और वीडियो दृश्य संचार करना ही आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इसमें विजुअली आप किसी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और एक साथ मीटिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका कितने भी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए? वेबकैम, कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर, उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन और वीडियो सॉफ्टवेयर, जिनके माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम और टेले कंसल्टेंट, ये सभी आपके क्या होते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर और ऐप्स होते हैं। तो यह थी हमारी यूनिट नंबर 4, जिसको हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कर लिया है। हमने जो कंप्यूटर की यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, इनको कवर कर लिया है। 4 यूनिट का आपका एक पार्ट और रह गया है, जिसको नेक्स्ट क्लास में हम मैराथन क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। अब देखिए, जैसा कि यूके एसएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आपको कनिष्ठ सहायक, स्टेनो, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यदि आप यूके एसएससी के नोट्स ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको आयोग के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। आयोग के न्यू पैटर्न के अनुसार होंगे, बेसिक से एडवांस तक। और आपको यूके एसएससी के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे पहले आपको नोट्स कंप्लीट कराए जाएंगे और हर एक 10 दिन में, 15 दिन में आपको एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा यूके एसएससी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो आपका स्टेनो, कनिष्ठ सहायक और जितने भी ग्रुप सी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, जितने भी ग्रुप सी लेवल के आपके एग्जाम हैं, सभी के लिए एक कंबाइंड नोट्स ग्रुप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह नोट्स ग्रुप आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो यूके एसएससी का कंप्लीट सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज, सिलेबस अकॉर्डिंग, यूनिट अकॉर्डिंग प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। इसको आप समझ लीजिए एक टारगेट बैच, जिसमें कंप्लीट सिलेबस विद नोट्स पीडीएफ, विद प्रैक्टिस पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में आपका कोई भी डाउट्स होगा तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। यदि आपको इस नोट्स ग्रुप के साथ हमसे जुड़ना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर हमको मैसेज कर सकते हैं। सितंबर से आपका ग्रुप स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। इसकी फ़ीस मात्र 199 रहेगी, जहां पर आपको यूके एसएससी का फुल सिलेबस मिलेगा, नोट्स के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से। और आपका कोई भी डाउट्स होगा किसी भी टॉपिक को तो वह भी आपका सोल्व कराया जाएगा। साथ में आपको क्लासें भी समय समय पर मिलती रहेंगी यूट्यूब के माध्यम से। तो आप सभी इस नोट्स ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपना एक टारगेट डिसाइड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए।